गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। मैं जतिन सुथार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। और लेसन फर्स्ट, भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, इस पे हमने विस्तृत चर्चा की। भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने देखा। आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक पूरा वीडियो देखें। यदि आप मेरा वीडियो तुरंत देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जल्द से जल्द मेरा वीडियो आपको मिल जाए। संविधान की विशेषताओं पे हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने 6 विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम 7वीं विशेषता पे चर्चा करेंगे। 7वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है कुछ ऐसे दिशा निर्देश जो संविधान द्वारा राज्य या सरकारों को दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत यदि कोई भी सरकार कोई भी नीति बनाती है या कानून बनाती है तो उन्हें इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही वो कानून या नीति बनानी होगी। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, अर्थात सरकार इन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। कोई भी नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता ये शिकायत लेकर कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रही है, लेकिन नैतिक दृष्टि से नीति बनाने के लिए सरकार के लिए ये निर्देश संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये एक छोटा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो आप बता सकते हैं आयरलैंड के संविधान से। नंबर 8 विशेषता है समाजवादी राज्य। हालांकि मूल संविधान में व प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। उनमें से एक समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसका मूल उद्देश्य यही था कि व्यक्ति के हित के बजाय समाज के हित पे ज़्यादा ध्यान देना। इसमें एक छोटा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप बता सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नंबर 9 विशेषता है वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में बिना किसी भेदभाव के रंग, वंश, जाति, लिंग, अर्थ किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी की गई है। मूल संविधान में 21 वर्ष के पुरुष व महिला को मतदान का अधिकार दिया गया था। बाद में इसे संशोधित करके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और मताधिकार की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्कता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। यहाँ पे भी कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे संविधान में वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, तो आप इसमें बता सकते हैं। इसमें ये भी कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में वयस्कता की आयु क्या थी, अब कितनी है और किस संविधान संशोधन के तहत इसमें परिवर्तन किया गया, तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं। नंबर 10 विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। यद्यपि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, जिसके तहत धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। धार्मिक मामलों में राज्य ने न तो किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म माना है, न ही किसी समुदाय विशेष को धार्मिक प्रश्रय दिया है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी शब्द के साथ साथ पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया था। इसकी मूल भावना भी यही है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा, किसी भी एक धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। लोगों को अपने अपने धर्म के अनुकूल पूजा उपासना करने की छूट होगी। राज्य धर्म या पंथ सापेक्ष राज्य नहीं, बल्कि राज्य एक पंथ और धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार धर्म निरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा। संविधान में भी इसके लिए पंथ निरपेक्ष शब्द ही प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है, तो आप इसमें इस पॉइंट में बता सकते हैं इसको। नंबर 11 विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये अन्य संविधानों से विलक्षण है। विलक्षण संविधान है या अलग विलक्षणता लिए हुए है। यद्यपि विश्व के अनेक संविधानों से हमने कई प्रावधान ग्रहण किए, लेकिन हमने उन प्रावधानों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया, अर्थात ज्यों का त्यों नकल नहीं की है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने हमारे देश के संविधान को ही आधार मानकर अपना संविधान तैयार किया। विश्व के अन्य संविधानों से अलग ये एक विशेष स्थान लिए हुए है। अतः यह एक विलक्षण दस्तावेज है जिसमें भारतीयों के मूल्यों और उनके आकांक्षाओं को पूरा स्थान दिया गया है। नंबर 12 विशेषता है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। देखिए, ये जो विशेषता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है कि भारत का संविधान न तो एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्थाओं का मिश्रण लिए हुए है। अर्थात दोनों ही व्यवस्थाओं के गुण हमारे संविधान में पाए जाते हैं। भारत पूर्ण रूप से एक संघात्मक राज्य नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द की जगह राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। अमेरिका के संविधान की तरह कोई संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह भावना थी कि हमारा जो संघ है, संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिकी संघ की तरह विभिन्न राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यहाँ केंद्र को सशक्त बनाने के लिए और राज्यों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से व्यवस्थाएं दी गई हैं। उनका अपना अलग से कोई संविधान नहीं है। अमेरिकी राज्यों की भांति जहाँ प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे संविधान निर्माता एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि भारत एक विविधता और विविध संस्कृति वाला देश है। तो हमारे यहाँ देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए एक सशक्त केंद्र की व्यवस्था रखना चाहते थे और राज्यों को भी कुछ स्वायत्तता देना चाहते थे। इस प्रकार एक मिश्रित स्थिति रखना चाहते थे। ऐसा भी नहीं चाहते थे कि राज्यों को ज़्यादा
स्वतंत्रता दी जाए जिससे राज्य की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाए। हमारे संविधान में अनेक प्रावधान हैं जो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण को दर्शाते हैं, या अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं, और अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो संघात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं। कुछ उदाहरण देखें तो हमें यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन किया गया है उसमें केंद्र को ही सशक्त बनाया गया है, जिसमें संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में भी केंद्र को प्रमुखता दी गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची में भी केंद्र को अधिकार है। इसके अलावा इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त जो अवशिष्ट विषय हैं वो भी केंद्र के पास रखे गए हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भी सशक्त केंद्र की बात करता है। एक हरी नागरिकता भी एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। राज्यपाल राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राज्यों की केंद्र पर आर्थिक दृष्टि से निर्भरता रखी गई है। राज्यों के नाम, सीमा या गठन में जो अंतिम शक्ति दी गई है वो भी संसद को दी गई है या केंद्र को दी गई है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हो या अखिल भारतीय सेवाएं, वित्त आयोग, योजना आयोग, ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण को लिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ संघात्मक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान हैं, जैसे हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। इसके अलावा विषयों का विभाजन किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र के उच्च सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लिखित व निर्मित संविधान है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों को दर्शाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था का मिश्रण है, न कि कोई संघात्मक राज्य है। यहाँ पे कुछ आपको ये ध्यान रखना होगा कि संविधान में एकात्मक व्यवस्था के कौन से लक्षण हैं, हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, या फिर एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हमारा संविधान जो है वो एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। तो आप हर तरीके से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। नंबर 13 विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान में प्रजातंत्र की रक्षा या संविधान की रक्षा हेतु या नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के कार्य करे। उसके लिए सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों के लिए अच्छे वेतन भत्तों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया है, जो बहुत कठिन है, जिससे उनको आसानी से हटाया नहीं जा सके और उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हो और न्यायाधीश बिना किसी भय के निर्णय दे सके। कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से न्यायपालिका को मुक्त रखा गया है। उनके लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी की गई है। यदि कार्यपालिका संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई कानून को लागू करे या कोई ऐसा कानून बनाए जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसे अवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत अगर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिच्छेद और अधिकार प्रच्छा जैसी रिट या लेख जारी करने का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। इस प्रकार संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च रहे। अगला पॉइंट है नंबर 14, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण।
देखिए इसमें से भी काफ़ी एक क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो एक तो प्रश्न मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको कि भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिशन है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप थोड़ा इसे ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान को संविधान निर्माताओं द्वारा अत्यधिक कठोर भी नहीं बनाया गया है और बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं बनाया गया है। कठोर और लचीलेपन से तात्पर्य है कि संविधान को ऐसा भी नहीं बनाया गया है जैसा संविधान निर्माता छोड़कर गए हैं, या जो संविधान लागू हुआ उसमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, इतना कठोर भी नहीं बनाया गया है, लेकिन इतना लचीला भी नहीं बनाया गया है कि बेहद आसानी से इसमें परिवर्तन किया जा सके। बल्कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उन्हें एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही संसद के द्वारा विशेष बहुमत से, या कुछ प्रावधानों को राज्यों की स्वीकृति के द्वारा ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये एक कठोर प्रक्रिया की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। संविधान की इसी विशेषता के कारण भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। यद्यपि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है, लेकिन कठोरपन व लचीलेपन का मिश्रण में कठोरपन संयुक्त राज्य अमेरिका व लचीलेपन को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। तो यहाँ पे एक छोटा प्रश्न भी बनता है, जैसे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की, तो आप बता सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और आगे भी अगर जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि कठोरपन और लचीलापन में लचीलेपन का गुण हमने कहाँ से लिया, या कठोरपन का गुण हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया, तो आप बता सकते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया बताई गई हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। एक प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुछ प्रावधान हैं, जैसे राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, या राज्यों के नाम में बदलाव करना हो, राज्यों का गठन करना हो। ऐसी स्थिति में साधारण बहुमत से ही संसद से ऐसा परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत के द्वारा, और कुछ ऐसे प्रावधान जो संघात्मक व्यवस्था से संबंधित हो या राज्यों को प्रभावित कर रहे हों, ऐसे मामलों में विशेष बहुमत, जिसमें दोनों सदनों का अलग अलग या कुल उपस्थित सदस्यों का 2/3 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। और विशेष बहुमत व राज्यों वाले मामलों में आधे राज्यों की स्वीकृति भी लेनी होती है। ये कुछ कठोर प्रावधान भी संविधान में संशोधन के लिए रखे गए हैं। नंबर 15 विशेषता है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारत के संविधान की एक विशेषता है कि न तो ब्रिटेन की भांति संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, और न ही अमेरिका की भांति न्यायपालिका को अत्यधिक सर्वोच्च बनाया गया है। हमारे यहाँ जो सर्वोच्चता लिए हुए है वो है हमारा संविधान। भारत के संविधान को अंतिम सर्वोच्च बनाया गया है। संसद हो या न्यायपालिका, उन्हें भी संविधान के प्रावधानों के तहत, संविधान की भावना के तहत ही कार्य करना होता है। तो एक मिश्रित रूप की व्यवस्था
की गई है, जिसमें संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। क्योंकि यदि यहाँ संसद भी अगर संविधान का उल्लंघन करके कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत संसद को ऐसा करने से रोके, और न्यायपालिका भी अत्यधिक तानाशाह न हो या संविधान का अतिक्रमण न करे, इसके लिए न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति संसद को दी गई है। इस प्रकार न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बीच एक बैलेंस की स्थिति रखी गई है।